हालात ये थे, हमने पकौड़े तल के देखे, हमारे पकौड़े बिके नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं है। क्या है उसको तो देश में रोजगार ही रोजगार मिल रहा है। मैम बता दीजिए। एक एलएलबी की डिग्री धारक हूँ, एमबीए मैंने कर रखा है, उसके बाद मैंने एलएलबी की। मैंने सोचा कि चलो प्राइवेट सेक्टर में नहीं तो अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ कुछ मिलेगा। अब एग्जाम होने के बाद क्या होगा कि पेपर लीक होगा, फिर बच्चे कोर्ट जाएंगे। तो ये कोर्ट खेलने का बस एक चक्कर है, धन उगाही का एक जरिया है। वैकेंसी के नाम पर केवल लॉलीपॉप में करते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिग्री लेके घर में बैठा हूँ, वेले बैठे। अगर हम अभी गूंज कर रहे थे अपने नारे के साथ, फटाफट से इस वीडियो को एंड कर। इतनी मेहनत कर रहे थे, हमने पकौड़ों की तैयारी की। मैडम आपको बताना चाहूंगा कि 60 रुपए का 1 किलो बेसन आया, 200 रुपए का 1 किलो रिफाइंड आया, 1100 रुपए का सिलेंडर आया। एक मजदूर मतलब मेरे साथी मेरा भाई, मैंने वो पकड़ा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया, उसमें मजदूरी लगी। और ये आपके सामने चीज कितनी बिक्री 110 रुपए की। अब बताओ सुबह से शाम हो गया, 110 रुपए में मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा? डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है कि भगवान का रूप है। अब भगवान का रूप अगर पकोड़े बेचेगा तो क्या होगा? पूरा देश करे पुकार, अरे इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पास की, टेट पास की हूँ, सुपर टेट पास की हूँ, सी टेट पास की हूँ, फिलहाल वर्तमान में डबल एम ए हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। और बेरोजगार है। जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, आप शायद आपको कोरोना होगा तो आपके घर वाले आपको टच नहीं करेंगे। उस समय हम लोग आगे आए और लोगों की सेवा की। 2 महीने तक मैं अपने घर नहीं गया। यहाँ पे पूरा भारत इकट्ठा है, जितने बेरोजगार हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और जो नहीं आ पाए हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। कि हमारे देश के छात्रों को यूक्रेन जैसे देश में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात की डंक आपको शर्म नहीं आती है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है दिलशाद गार्डन में, और रोजगार को लेकर अब एक और लड़ाई जो है अब छिड़ चुकी है। रोजगार आंदोलन, जिसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों तक पहुंचाई कि अब एक और आंदोलन इस देश में छिड़ चुका है, जिसका नाम है रोजगार आंदोलन। और इसी को लेकर अब काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अलग अलग डिग्री है सबके पास इंजीनियर की डिग्री है, किसी के पास एलएलबी की डिग्री है, बीए बीएड की डिग्री है, और सबकी अलग अलग डिग्री। और कोई डॉक्टर भी है यहाँ पर। और इन्होंने जो एक नारा दिया है वो नारा है पकोड़ा तलना। जिस प्रकार से आप जानते होंगे, आरएसएस के प्रमुख ने खुद यह बात कही थी कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। अगर पकोड़ा तलना एक रोजगार है तो आप इस चीज को गलत क्यों मान रहे हैं? मैं गलत कहाँ मान रही हूँ? मैं तो उन्हीं के रास्तों पे चल रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पकोड़ा से कितना हमारी आमदनी हो सकती है। हालात ये थे, हमने पकोड़े तल के देखे, हमारे पकोड़े बिके नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। अगर लोगों के पास रोजगार होता, उनके पास पैसे होते, तो हमारा भी रोजगार चल बनता। हमारा रोजगार नहीं चल रहा है। हमने उनके चलाए हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की पूरी कोशिश की। अब ये सरकार हमसे ये ना कहे कि हमने जो कहा हमने किया नहीं, हम वो भी करके देख चुके हैं। पर इसमें डिग्री सामने लाने की क्या बात है? डिग्री ये है क्योंकि इसमें पैसे लगे हैं, इनके खोले हुए इंस्टीट्यूशन से हम पढ़े हैं। इन्होंने लाखों रुपए हमसे लिए हैं पढ़ाने के लिए। अगर आपकी वो डिग्रियों पे हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, तो आप कृपया करके उन इंस्टीट्यूशन को बंद कीजिए। युवाओं को छलना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन खोल के हमारे जेब से, तो हम लोग खेत गिरवी रखते हैं, अपने घर गिरवी रखते हैं, या फिर माता जी का आभूषण कुछ लोगों के घर पे रखा है। मेरे तो खेत बिके हैं। मैं जहाँ तक मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे साथियों के कुछ ने घर गिरवी रखे हैं, कुछ के माँ का आभूषण रखा गया था। तो ज्वेलरी तो हमारे घर से रखी नहीं गई थी, हमारे घर से जमीन गई है। तो मैं उसका दर्द बता रही हूँ आपको कि जब हम ये सब बेच के हम पढ़ने जाएंगे और वापस में हम रिटर्न में उसको फिर से बना नहीं पाएंगे, तो अपने माँ बाप के लिए तो हम सिर्फ और सिर्फ कलंक हो गए ना। एक योग्यता नाम की भी तो चीज होती है ना। योग्यता क्या है उसको तो देश में रोजगार ही रोजगार मिल रहा है। आप मैम बता दीजिए मुझे कि सरकार के लगाए हुए सारे पैमानों को हम उस पे खरे उतरे हैं। उन्होंने 60-65 का हमारे यहाँ पे कट ऑफ रखा गया है। मैं उसको पास की, टेट पास की हूँ, सुपर टेट पास की हूँ, सी टेट पास की हूँ, फिलहाल वर्तमान में डबल एम ए हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। और बेरोजगार है। मैं अपने दर्द को कैसे आपको समझाऊं कि मेरे पास, हमारे घर में हमारी शादियां नहीं हो रही। मैं शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ, कल बच्चे होंगे तो मैं पालूंगी कैसे? घर में मेरे पहला आंदोलन तो मैं अपने घर से शुरुआत करी, घर वाले कर रहे हैं कैसे? अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि कल को और खर्चे आने हैं। जब खर्चे आएंगे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। अपने मर जाऊं सही है, मैं कल आने वाली पीढ़ी को मैं ऐसे बेकार लाचार नहीं देख सकती। कोई कारण भी तो होगा ना कि आपको रोजगार मिल नहीं पा रहा है, भर्तियां नहीं आती हैं, वैकेंसीज आती हैं। इस गवर्नमेंट में हर भर्ती, हर वैकेंसी पंचवर्षीय योजना है। पहले आपका फॉर्म आएगा, फिलअप करोगे, फिर उस पर आपका लोगों का जाएगा, वो भर्ती कोर्ट में जाएगी, फिर वहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पास आउट निकलेगा, मतलब वहाँ से रिजल्ट निकलेगा,
तो आप फिर से उसको बहाल किया जाएगा, उसमें धांधली होगी, फिर लोग जाएंगे, एग्जाम होगा। अब एग्जाम होने के बाद क्या होगा कि पेपर लीक होगा, फिर बच्चे कोर्ट जाएंगे। तो ये कोर्ट खेलने का बस एक चक्कर है, धन उगाही का एक जरिया है। वैकेंसी के नाम पर केवल लॉलीपॉप मिलता है, युवा जाता है। आप देखिए कि जो भी वैकेंसीज निकलती है तो उनका वेबसाइट क्रैश क्यों हो जाता है, ढीला क्यों पड़ जाता है, चलता क्यों नहीं है वेबसाइट? क्योंकि बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं। इसी के साथ डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है कि भगवान का रूप है। अब भगवान का रूप अगर पकोड़े बेचेगा तो क्या होगा? हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है महसूस कर रहे हैं। हमारे इतने पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी जो है वो हमें सरकार की तरफ से ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा कि हम जो है किसी भी तरह की सेवा में आ पाएँ। मैं 3 तरह के एग्ज़ाम देकर और उनके रिज़ल्ट्स का वेट कर रही हूँ। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा होगा कि मैं सरकारी नौकरी के काबिल नहीं रह जाऊँगी। तो ये दर्द जो है वो युवा का सबसे बड़ा दर्द है। युवा भारत जो है वो आज खून के आंसू रोने पर मजबूर है। जहां हमें एक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए, हम एक कमजोर भारत के रूप में पहचाने जा रहे हैं। मोदी सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार आप लोगों तक पहुंचाए हैं। चुनाव के समय हर बार वादे किए जाते हैं, लाखों रोजगार, करोड़ों रोजगार के। उन रोजगारों पर आपको भरोसा नहीं है या सरकार विफल रही है वो रोजगार आप तक पहुंचाने में? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको ये सवाल पूछने के लिए। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ आरटीआई मैंने लगाई हुई है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं गाजियाबाद कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैंने आरटीआई लगाई है जिसमें इनका डाटा निकल के आया है 10 लाख से इन्होंने कम रोजगार दिए। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार अगर ये देंगे तो हमारा जो युवा है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ के युवा वर्ग हैं या जो हमसे छोटी पीढ़ी है, वो आज जन आक्रोश के रूप में यहाँ रोड पे या सड़कों पे पड़ा नहीं रहता। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं। मैं भी एक एलएलबी की डिग्री धारक हूँ, एमबीए मैंने कर रखा है। उसके बाद मैंने एलएलबी की, मैंने सोचा कि चलो प्राइवेट सेक्टर में नहीं तो अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन कहीं रोजगार नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, केवल एक लॉलीपॉप और एक जुमले, इसको बोलते हैं जुमला, जुमला मतलब ये दे देते हैं। अब सुबह से हमने मेहनत की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप कहते हैं कि एक रोजगार भी हमें, में इंसान एक बार फंसता है, बार-बार नहीं फंसता। मैडम हम तो बार बार ये फंसाए जा रहे हैं। केवल इनका क्या काम है कि ये हमारे देश को केवल नफरत फैला रहे हैं। इनका क्या काम है? केवल हमारे देश को ये ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां हमको जानना नहीं चाहिए। ये नफरत फैला रहे हैं, हम भाई भाइयों के बीच में नफरत कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं अभी सुबह का देना चाहूंगा कि हम सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे, हमने पकौड़ों की तैयारी की। मैडम आपको बताना चाहूंगा कि 60 रुपए का 1 किलो बेसन आया, 200 रुपए का 1 किलो रिफाइंड आया, 1100 रुपए का सिलेंडर आया। एक मजदूर मतलब मेरे साथी, मेरा भाई, मैंने वो पकड़ा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया, उसमें मजदूरी लगी और ये आपके सामने जीत कितनी? बिक्री 110 रुपए की। अब बताओ सुबह से शाम हो गया, 110 रुपए में मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा? ये केवल जमीनी हकीकत बता रहा हूँ ना कि अब बताओ करो क्या, करना क्या है? इससे तो सिर्फ लाचार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम करना क्या है? इतने बेरोजगार हो चुके हैं युवा। और कचहरी में जाते हैं तो कचहरी में जाके क्या होता है कि पहले तो हमारा सीनियर वकील शोषण करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हमारे गाजियाबाद में कहीं भी लगा लीजिए 2 पियोन की वैकेंसी निकली तो उसमें क्या फॉर्म कितने भरे गए? 80,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब क्या है, दो बंदे जाएंगे, वो जाएंगे जो जज की जिससे सेटिंग होगी, जो 5 लाख या 6 लाख रुपए खुली बिक्री बोल रहे हैं। तो बताओ करें क्या? हम अंत में करें क्या? हमारा साथी क्या करे? मैं अपनी ही बता रहा हूँ कि मेरा पर सेमेस्टर का 1 लाख रुपए जाता था। 6 सेमेस्टर से मैंने ये किया है, तो 6 लाख तो मैंने वहाँ खपा दिए। अब 6 लाख लगाने के बाद में मैं 200-300 रुपए कमा के लाऊंगा, तो इससे तो मैं फिर कहीं पकौड़े लेके बेच रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी कमाई नहीं हो पा रही है। ये तो जीता जागता सबूत है। रोजगार आंदोलन को 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से आप लोग रोजगार आंदोलन कर रहे हैं और 22 तारीख तक करने वाले हैं। कितने ऐसे यहाँ पर युवा हैं? कई लोग तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रोजगार ढूंढने आए और कई खुद के लिए रोजगार यहाँ पर ढूंढने आए। कितने युवा यहाँ पर होंगे और कहाँ से युवा यहाँ पूरे जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक युवा आए हुए, पूरे स्टेट से युवा आए हुए हैं। हर कोई यहाँ पे धरना दे रहा है, बस सबका एक ही नारा है, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। क्योंकि हमारा पूरा देश अभी इन्फ्लेशन पे है, पूरे देश में रोजगार नहीं है, तो पूरा देश अभी एक ही। रोजगार नहीं होता तो देश विकास कैसे करता? आपको लगता है कि देश में रोजगार है? तो देश विकास कहाँ से कर रहा है? विकास मुझे डंका बज रहा है पूरे मुझे- देश का, विदेशों में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री का डंका बजता है, नाम है भाजपा का पूरे विदेशों में। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं विकास हो रहा है। मैं अपने जेएंडके की बात करूं, हमारे जेएंडके में तो ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा है इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है विकास। आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं? जी बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिग्री लेके घर में बैठा हूँ, वेले बैठे। अगर हम अभी आपने बोला कि पकौड़ों का बिजनेस है, एक पकौड़े के बिजनेस के लिए भी एक प्लान होना चाहिए। जब हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ताकि अभी इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भी हमारे पास रिसोर्स नहीं ताकि अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करें, तो हम करें तो करें क्या? अच्छा, हमने सुना है एमबीए चाय वाला हो गया, इंजीनियर चाय वाला हो गया। यहाँ कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि एमबीए पकोड़े वाले हो गए, इंजीनियर पकोड़े वाले हो गए। हम है बेरोजगार, हम पे दर्ज एफआईआर। इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब ये है कि जब हम बेरोजगार, हम अपने लिए लड़ने गए तो भैया हमारा जॉब तो दी नहीं, ऊपर से जब हमने उनसे बोला, आर्गुमेंट किए, तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जब आप अपनी मांगे रखने गए हैं तो एफआईआर दर्ज जी हो गई है। जी, जब उनसे आर्गुमेंट्स हुए कि हमको ऐसा नहीं, जब हमारी पोस्ट एमबीए है
हमने MBA किया है, मास्टर्स किया है, तो हमारा एक लेवल एक होना चाहिए। आप ऐसे बोलो कि आप जाके एक रिसेप्शन पे बैठ जाओ, वो तो नहीं कर सकते ना। रिसेप्शन की जॉब तो नहीं कर सकते, मार्केटिंग वाला या HR वाला बंदा रिसेप्शन पे तो नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि तो फिर वो बोलते हैं कि आर्गुमेंट जब हुए तो उन्होंने FIR दर्ज करा दी। अच्छा, ये सरकार है, सरकार का कहती है, और सरकार जो आंकड़े देती है वो ये आंकड़े देती है कि 7 साल में जितने रोजगार और जितने युवाओं का भला हमने किया वो शायद ना पहले वाली सरकार कर पाई ना आगे आने वाली। तो वो अगर इन्होंने इतना किया है तो आप देख सकते हैं अगर इतना बेरोजगार कैसे घूमता है यहाँ पर। आप देख रहे हैं पूरे 28 स्टेट से यहाँ पे पूरा भारत इकट्ठा है। जितने बेरोजगार हैं वो सारे इकट्ठे हैं, और जो नहीं आ पाए हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमसे बोला कि हम आपके साथ हैं। नहीं आ पा रहे हैं जो किसी का आंदोलन और आगे बढ़ सकता है? आगे बढ़ेगा बिल्कुल। अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। तो देश भर के युवा भी जुटाने की बिल्कुल पूरे देश से हमारी अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए और हमारे आंदोलन में हमारा साथ दें। इंजीनियर पकोड़े वाले के पास आते हैं। इंजीनियर करी हुई है आपने? जी, ये इंजीनियर का टैग इतना आसान नहीं है। हाँ। 4 साल में हम लोगों ने 40 सब्जेक्ट पढ़ी है, 40 हम लोग ने एक्सटर्नल एग्जाम दिया है, उसके बावजूद मिला है। हमने इसके लिए 8 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे माता पिता और समाज का उम्मीद जुड़ा हुआ है इससे। इतना आसान नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग के हिसाब से जो योग्यता है उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। मैं झारखंड का हूँ, मैं बताता हूँ। अभी 3 जुलाई को SSC JEE का एग्ज़ाम हुआ था। अभी एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो गई, मैंने उसके लिए 2 साल तैयारी की मैम। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई तो अगले दिन पेपर में आती है कि पेपर लीक हो गया है और कैंसिल हो गया। हमने उसके लिए लगातार 2 साल कड़ी मेहनत की, और उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गई। इसके लिए सरकार से कोई अपील करी है आपने आज तक? बिल्कुल। स्टूडेंट्स ने खुद एप्लीकेशन डाली है? कोई प्रोसेस स्टूडेंट्स की तरफ से रहा है? बिल्कुल हमने एक प्रोटेस्ट किया था रांची में, हाँ। और उसके बाद फिर SIT गठित हुई, फिर जांच हुआ, फिर उसमें साबित हुआ कि जो एजेंसी थी उसमें संलिप्त थी, उसी ने चोरी कराई थी, एग्जाम कैंसिल हुआ। आज की तारीख में छात्र का काम क्या रह गया मुझे बताओ? छात्र का काम है उनका पढ़ना लिखना, लेकिन पर क्या कर रहा है छात्र? मजबूर है, उनके क्या कर रहा है? पास नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या सड़कों पर है करेगा? छात्र। प्रोटेस्ट करेगा ही, मजबूरी है, क्या करेगा? जॉब नहीं मिलेगा। में छात्र फंसा हुआ है। हिंदू मुस्लिम में छात्रों का वर्तमान समय में ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का ये काम कर रहे हैं, और पढ़ने के लिए उनको जब जॉब उनको देना नहीं है तो कम से कम पढ़ाई और शिक्षा को इतना महंगा कर दो, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दो। बच्चे जब अच्छे एजुकेशन लेंगे नहीं, उनके दिमाग का विकास होगा नहीं, उनको अच्छे से उनका ब्रेन वॉश कर सकते कितना ही कुछ हो जाए फिर भी हर मोदी घर मोदी जरूर बस इसीलिए। हाँ, तो ये इसीलिए तो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन क्यों बेचे जा रहे हैं? अच्छी शिक्षा जो जहाँ पे हमारे सारे इंस्टीट्यूशन को बंद क्यों किया गया, उनको कमजोर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि बच्चे अच्छे निकले ना, उनका माइंड डेवलप ना हो पाए इस तरीके से कि हमारा देश मतलब इंटेलिजेंसी के मामले में वो आगे बढ़ सके। बच्चा इतना आइडियल और इतना अच्छा हो सके, उसके दिमाग का विकास हो सके कि वो अच्छी चीजें सोच सके, वो अच्छा वैज्ञानिक बन सके, अच्छा इंजीनियर बन सके। उनको ब्रेन वॉश करना है, इसलिए कम से कम शिक्षा दो। इतनी नफरत होती तो खुद प्रधानमंत्री छात्रों के बीच जाते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, यूक्रेन से छात्रों को निकाल कर आते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब छात्रों के बीच जाकर उन्हें बिजनेस के इनिशिएटिव देना और इतने सारे उनके मैडम, लाभ और सुविधाएं देना उनके लिए। आपको पता होगा है हमारे भारत में कितनी बेरोजगारी है। ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये सब एजेंडा है सरकार सारे का। बेरोजगार क्या रोजगार आंदोलन में आए हुए हैं? और कहाँ जाएंगे वो? जहाँ उनको जगह मिलेगी कुछ। अब जैसे अलग अलग जाएंगे तो ये तानाशाही सरकार है, इनको दबा देते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश, कंस मामा का नाम सुना होगा आपने। कंस मामा जब थे तो किसका दमन होता था? जो कंस मामा थे वो कृष्ण भगवान को मारते थे। ऐसा ही मध्य प्रदेश में चल रहा है अभी। जो कंस मामा है वो शिवराज मामा है। तो शिवराज मामा क्या कर रहे कि सब रोजगार उन्हें दबा कर रखा। जो भी आवाज उठाता है, जाते हम लोग आंदोलन के लिए जाते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ। मैं कोरोना में 2 साल जॉब किया। सरकार ने जब कोरोना महामारी आई, जब सरकार पे एक आपत्ति आई, सरकार ने हम लोगों से आह्वान किया कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है उन लोगों को अस्थायी तौर पे हम लोगों को रखा था 3 महीने के लिए। जैसे 3-3 महीना करके हमको 2 साल हो गए। इसके बाद सरकार ने हम लोगों को निकाल दिया, बेरोजगार फिर से कर दिया। हम लोग मांग करने के लिए गए कि सरकार से पूछा, भाई हमको 2 साल रखा, समय पर कुछ आपको मुआवजे या कुछ दिया हो, लाभ सुविधाएं दी हो? पैसा दिया, सैलरी दिया, 20,000 सैलरी। से अलग कुछ नहीं दिया? नहीं, सैलरी से अलग कुछ नहीं दिया है। फूल बरसाए पहले, फिर इसके बाद लाठी भी दी। दिसंबर 2020 में हम लोगों ने एक भोपाल में आंदोलन किया था नीलर पार्क में, जहाँ में हमारे साथियों को लाठी चार्ज किया था, जिसमें जेल में भी गए। कम से कम 60-70 लोगों के ऊपर FIR हुआ। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में क्या, राजस्थान में भी ऐसा हुआ। वहाँ पे भी कोरोना वॉरियर्स को भर्ती किया था, उसके बाद उनको निकाल दिया।
राजस्थान में बहुत काफी टाइम तक वहाँ पे आंदोलन चला। मतलब जो देश की सेवा कर रहे हैं आज वही लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जी मैडम मैं आपको बताइएगा, जब कोरोना आया, जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, आप शायद आपको कोरोना होगा तो आपके घर वाले आपको टच नहीं करेंगे। उस समय हम लोग आगे आए और लोगों की सेवा की। 2 महीने तक मैं अपने घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? मेरे बच्चा छोटा था, घर वालों ने कहा आप घर आओगे बच्चे को हो जाएगा कोरोना। मोहल्ला पड़ोस वाले हमारा विरोध करने लगे, भैया आप वहीं रहिएगा हॉस्पिटल, यहाँ मत आइएगा। क्यों? बोले हमको हो जाएगा कोरोना। तो नहीं गए हम। 2-3 महीने मैडम हम हॉस्पिटल में ही रहे हैं। ऐसे 8-10 हजार कर्मी है जो मध्य प्रदेश में 2 साल काम कराने के बाद फिर हमको सबको बाहर निकाल दिया। अब हम लोग यदि ऐसी कोई रोजगार नीति ऐसी कोई होती तो मैं उस पर केस करता, जो लड़ता। आज तक ऐसा है नहीं, इसलिए हम इसमें आए आंदोलन में और हमारा कोई मकसद नहीं है। रोजगार नीति तो नहीं लाई है पर ऐसी कुछ। हाँ आपका जो सवाल था इनसे, आपने यूक्रेन की बात कही थी, हाँ। मैं उस पॉइंट पे आना चाहूंगी। बिल्कुल। आपने कहा कि मोदी जी छात्रों के बीच में थे, हाँ। यूक्रेन से उन्होंने अपना डंका पिटवाया। हाँ। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ या डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे देश के छात्रों को यूक्रेन जैसे देश में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? छोटा सा देश यूक्रेन हमारे भारत से तो छोटा है, ठीक है, उसे जाना क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हमसे सस्ती है। वहाँ का जो मेडिकल फील्ड है, जो भी वहाँ की डिग्रियां हैं वो हमारे यहाँ से सस्ती पड़ती हैं, इसलिए वो लोग जाते हैं। जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप अपने यहाँ पे ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते कि हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं, जो होनहार लोग हैं, वो अपने देश में रह के अपने देश के विकास में सहयोग करें? आप किस बात की डंका? आपको शर्म नहीं आती है? आप वापस बुला के जो उनके साथ में जो वॉर चल रहा है अभी फिलहाल में, उस मजबूरी में आप निकलवा के, आप फोटो खिंचवा के और आप अपने आप को अगर सहनसा साबित करना चाहते हो तो आप डूब मरो, जूते मारो अपने चेहरे पे। आप कहीं ना कहीं से फेल हो कि आपके लोग बाहर क्यों पलायन कर रहे हैं। आप भी LLB पकोड़े वाला का जो बोर्ड टांगा हुआ है, एक डिग्री की पहचान है। जिंदाबाद, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी ये मैडम ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं इस देश का युवा जानता है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, तभी तो वो विदेश की तरफ भाग रहा है रोजगार पाने के लिए। अपने यहाँ बेरोजगारी इतनी बड़ी है, जब भी जो पढ़े लिख जाते हैं, थोड़ी सी हायर एजुकेशन कर लेते हैं, वो रोजगार के लिए विदेश भागते हैं। यहाँ पैसा नहीं है, रोजगार नहीं। मांगे आपकी रोजगार को लेकर है। रोजगार नीति लागू करना चाहते हैं, सबको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार एक पर्टिकुलर एक नीति लागू करे और हमारी जो नीति, हमारे जो रोजगार समिति ने बनाई है, उस नीति को समझे। अगर उसमें कोई सुधार करना है तो हम उस सुधार के लिए भी तैयार हैं। आप अपने लोगों से भी बातचीत करें, संशोधन अगर उसमें है, कुछ अगर त्रुटियां हैं उसको भी आप देखिए, हम उसके लिए भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन रोजगार नीति लागू होना चाहिए। हर बेरोजगार को उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार की वाहवाही तब है जब हमारा रुपया 1 रुपया हो और बाहर का डॉलर 80 हो, तब हमारे सरकार, तब हम मानेंगे कि हमारा देश तरक्की कर चुका है। आप युवा हैं, रोजगार की तलाश में। जरूर बेरोजगार युवा हैं हम। और जैसा कि आपको पता होगा, संयुक्त रोजगार समिति का 30वां दिन है आज इस आंदोलन का। कल हम प्रधानमंत्री आवास तक एक मार्च करा। हमने कहा कि एक अधिकारी से हमें मिलाइए जिनसे हम बात करके एक ड्राफ्ट दे सकें नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का, लेकिन हमसे कोई बात नहीं की गई। हमारे करीब 200 से ज़्यादा लोगों को कल डिटेंड किया गया, जिसमें से 4 लोगों की FIR हुई। मुझ पर भी FIR की गई। क्या रोजगार मांगना गुनाह है देश के अंदर? क्या मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा, क्या रोजगार मांगना गुनाह है? मतलब जो लोग रोजगार मांगे उन्हें रोजगार के लायक रोजगार दे रही है, उसके बावजूद रोजगार मांगेंगे तो वो तो गुनाह है। मैम 22 करोड़ लोगों ने अभी सरकार का ही डाटा है, पिछले 1 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा। जॉब कितने को मिली? मामूली कुछ लाख कुछ हजार लोगों को, 0.4% लोगों को। सरकार का डाटा सरकार मानने से इनकार करेगी। सरकार तो उनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। अगर वो खुद इस चीज को इनकार कर रहे हैं, अगर संसद के अंदर, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो अच्छे डाटा वो संसद के अंदर दिखा रहे हैं वो सारे बेकार हैं। मतलब छात्रों के ऊपर FIR की जा रही है। एक ऐसी पॉलिसी, हम कोई अलग गलत चीज़ों न मांग रहे हैं। जब आप काला कानून ला सकते हैं किस कृषि बिल के तौर पर, तो आप ये क्यों नहीं लेके आ सकते? हमारे पास अपनी पहले भी कई सारी पॉलिसियाँ और भी है ना। हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी एनवायरनमेंट पॉलिसी, हमारी तमाम तरह की पॉलिसीज हैं। जब वो आ सकती तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? तो हम सरकार से ही मांग करेंगे कि FIR के बल पे और डंडों के बल पे छात्रों को डराना बंद करें। और अगर आप अब 1 नहीं 1000 FIR कर दीजिए, ये छात्र आंदोलन और ये क्या बोलते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी मूवमेंट चल रहा है, ये निरंतर चलता रहेगा।
इसको कोई अथॉरिटी, कोई एफआईआर नहीं रोक पाएगी। चलिए, तो कौन सा ऐसा अभी नारे की गूंज कर रहे थे, अपने नारे के साथ फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं, इसके बाद आपके पास आते हैं। रोजगार चाहिए, नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, पूरा देश करे पुकार, पूरा देश करे पुकार, अरे इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे वंदे भारत माता की। चलिए, तो जोश और जुनून देख लिया है नारेबाजी में, किस प्रकार से जोश और जुनून के साथ तीसरा दिन आज रोजगार आंदोलन को है, और इसी के साथ तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, और इसी के साथ कवर करते रहेंगे, दिखाती रहूंगी आपको हर खबर। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।